Hello everyone and welcome to Aspirants with Green Tea. So till now we have completed the analysis of 14 prelims 2014 and prelims 2015 of the UPSC. तो ये दोनों पेपर का हमने complete analysis कर दिया है and today we are going to start with 2016 UPSC prelims और इसके हम 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में और ऐसे ही मतलब डिटेल डिस्कशन होएगा इन 5 क्वेश्चन पे और ऐसे ही 5 to 6 क्वेश्चंस पर वीडियो करके पूरा 2016 का पेपर हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 2016 का प्रीलिम्स है. 14 और 15 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं उसके चैनल पे जाके. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये पॉलिटी से है जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. 2 स्टेटमेंट्स हैं. लेट्स सी. अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन. तो प्रोरोग होता है लोकसभा तो कह रहा है कि बिल जो पेंडिंग है लोकसभा में वो लैप्स कर जाता है. सो दिस इज़ नॉट ट्रू क्योंकि ये जैसा क्वेश्चन है वो आपका जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत उसमें जो पार्लियामेंट का चैप्टर है डायरेक्ट उससे है और उसमें एक डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है बिटवीन एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन. तो दोनों ही एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के केस में अगर एडजर्नमेंट हो जाता है हाउस का या प्रोरोगेशन हो जाता है तो बिल नहीं लैप्स करेगा कभी भी. बट प्रोरोगेशन के केस में कोई भी पेंडिंग नोटिसेज हैं तो वो लैप्स कर जाएंगे बट पेंडिंग बिल कभी लैप्स नहीं करता. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. सेकंड देखते हैं. अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बिन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. डेजोल्यूशन केवल लोकसभा का ही होता है. राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, कंटिन्यूइंग हाउस है. डेजोल्यूशन लोकसभा का होता है और उसके केस में वही पार्लियामेंट का जो चैप्टर है पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में उसमें 6 सिचुएशंस 6 पोजीशंस दी हुई है जहाँ पे लैप्स ऑफ बिल हो जाएगा जब लोकसभा डिसॉल्व होती है. मतलब लैप्स ऑफ बिल होगा या नहीं वो डिटरमाइन करता है. तो इस केस में क्योंकि राज्यसभा में बिल पेंडिंग है और लोकसभा ने पास नहीं किया है तो राज्यसभा कंटिन्यूइंग हाउस है तो बिल लैप्स नहीं होगा. बाकी आप वो जो रिमेनिंग 5 पोजीशंस है विद रिस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स वो पार्लियामेंट के जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में उससे आप देख सकते हैं. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में है ये क्वेश्चन और इफ्प्री यहाँ पे बोला है इसने IFPRI जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय इफ्प्री टू कंप्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट. तो पहले बार तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इफ्प्री क्या अभी भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ करता है या अभी चेंज ऑफ पोजिशन है. तो इसमें यह है कि इफ्प्री अंटिल 2018 इन्वॉल्व था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिलीज़ में, इस रिपोर्ट के रिलीज़ में. बट 2018 ऑनवर्ड्स केवल कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक NGO है और वेल्ट हंगर हिल्फे जो कि एक जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों ही निकालते हैं अब. तो 2018 से पहले इफ्प्री करता था. ये क्वेश्चन आपका 2016 के प्रीलिम्स का है तो ये इसलिए अब रेलेवेंट है आपके लिए. तो अब कोई भी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट या ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो रिलीज्ड बाय वेल्ट हंगर हिल्फे जो कि जर्मनी बेस्ड है एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि एक NGO है. बट उस टाइम ये इफ्प्री रिलीज करता था. तो देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय इफ्प्री टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ये तीनों इंडिकेटर्स में से कौन सा यूज़ करता है इफ्प्री ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में. तो ये तीनों ही यूज़ करता है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी. तो तीनों ही स्टंटिंग, मोर्टैलिटी और अंडर नरिशमेंट तीनों ही यूज़ होते हैं. तो C इज़ द करेक्ट आंसर ऑल. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है. ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसीलिए ही पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करने की जो एक्सरसाइज पे जितना हम इतना ध्यान दे रहे हैं वो इसलिए ही क्योंकि ये बिल्कुल वर्बेटिम रिपीट क्वेश्चन है. पूरा ऐसे वर्ड टू वर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था. तो आप 2015 के प्रीलिम्स की जो सीरीज़ A है क्वेश्चन पेपर की उसका क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे तो वो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन मतलब सिमिलर नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन है यही. तो क्वेश्चन नंबर 98 ऑफ 2015 UPSC प्रीलिम्स सीरीज़ नंबर A. तो इसलिए ही आपको पास्ट ईयर पेपर्स की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है. और 2015 का प्रीलिम्स भी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी हमने रिपीट देखा था बिल्कुल एक क्वेश्चन 2014 के प्रीलिम से. इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस थे शायद. तो ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. इस बार भी आया था 2021 के भी प्रीलिम्स में. बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था 2020 के प्रीलिम्स से या 2019 के प्रीलिम्स से.
सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का है। देयर हैज़ बिन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच एक्शन और एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। डेफिसिट बजट कब होता है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है उसकी इनकम से, तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है और इनकम उसकी कम है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसने पूछा है कि रिड्यूस कैसे होएगा डेफिसिट बजट। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। तो पहला तो है रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपेंडिचर रिड्यूस होएगा, तो उससे जो बजट डेफिसिट है वो थोड़ा रिड्यूस होएगा, तो ये सही है। सेकंड है इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। अब नई वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस करने से तो एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ होएगा, तो इंक्रीज़ होगा तो फिर अगेन बजट डेफिसिट भी इंक्रीज़ होएगा, रिड्यूस नहीं होएगा, तो ये गलत हो गया। थर्ड है रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़। तो वैसे ही गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है और वो एक तरीके से एक्सपेंडिचर है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो अगर रैशनलाइज करेंगे सब्सिडीज़ को तो अगेन एक्सपेंडिचर रिड्यूस होएगा और बजट डेफिसिट भी रिड्यूस होएगा, तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट होएगी। एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, तो ये इसने नया ऑप्शन डाला है यहाँ पे, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। इसको भी रिड्यूस करने से आपके बजट डेफिसिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इंक्रीज़ ही होएगा, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी है वो आपके लिए इनकम है, वो रिड्यूस करेंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा, तो अगेन दिस इज़ रॉन्ग। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली 1 and 3। तो इसके ऑप्शंस यहाँ आपको ऊपर दिए हुए, तो आंसर विल बी C, 1 and 3 ओनली। इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेमेंट्स बैंक पे है। पेमेंट्स बैंक जैसे पेटीएम का पेमेंट्स बैंक या एयरटेल का पेमेंट बैंक, ये बहुत फेमस है आजकल, और इंडिया ने मतलब हमारा गवर्नमेंट का भी एक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो कि इंडिया जो पोस्ट है पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, उसका पेमेंट्स बैंक है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक इज़ बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिल्कुल सही है, पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश इसलिए किया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये स्टेटमेंट्स है पेमेंट बैंक से रिलेटेड। तो पहले तो हम पेमेंट बैंक से रिलेटेड एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि पेमेंट बैंक एक डिफरेंशिएटेड या नीश बैंक है, और ये डिफरेंशिएटेड और नीश बैंक्स ये दोनों ही नचिकेत मोर कमेटी, जो 2013 की RBI कमेटी है, नचिकेत मोर कमेटी, वो उसके रिकमेंडेशंस पे इस्टेब्लिश हुए थे ये डिफरेंशिएटेड और नीश बैंक्स, जिसका पार्ट है पेमेंट बैंक। और जैसे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की भी बात करें तो वो भी एक तरीके के डिफरेंशिएटेड बैंक्स है। अगेन नचिकेत मोर कमेटी ऑफ 2013 हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग देम। तो तीनों स्टेटमेंट्स देखते हैं पेमेंट बैंक से रिलेटेड। फर्स्ट है मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट्स बैंक। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे कि मोबाइल टेलीफोन कंपनी की बात करें तो एयरटेल का, सुपरमार्केट चेन्स तो अब तो पेटीएम भी एक तरीके से सुपरमार्केट चेन है, दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट्स बैंक। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पेमेंट बैंक कैन ओनली इशू डेबिट कार्ड एंड नॉट क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता पेमेंट बैंक, ओनली डेबिट कार्ड। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेंडिंग एक्टिविटीज़ अंडरटेक नहीं कर सकता पेमेंट बैंक। तो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, आंसर विल बी B। और इसमें एक और चीज़ है कि जो अभी थोड़े टाइम पहले तक ही, शायद 2020 तक, जो कैप था डिपॉजिट्स पे इन अ पेमेंट बैंक, वो था 1 लाख रुपीज़। तो पर्सन कैन ओनली डिपॉजिट अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन योर पेमेंट्स बैंक अकाउंट। बट अब वो कैप इंक्रीज़ करके कर दिया है 2 लाख रुपीज़। तो ये कैप रिसेंटली RBI ने इंक्रीज़ करके 2 लाख रुपीज़ कर दिया है, और इसका एम यही था कि MSMEs जो हैं और अदर बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस जो है, उनको एड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है पेमेंट बैंक का? फाइनेंशियल इंक्लूजन। किसी भी डिफरेंशिएटेड या नीश बैंक का गोल यही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिर फाइनली देखते हैं हमारा जो इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होएगा, फिफ्थ क्वेश्चन। सो लेट्स सी, विद रेफरेंस टू लाइफआई। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, लाइफआई के बारे में पूछ रहा है। रिसेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट यूजेस लाइट एज द मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन।
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लाईफाई, वो उसी से एक नाम से ही क्लियर है। लाइट यूज़ करता है एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। बहुत ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है लाइट के यूजेज से, और ना ही केवल विजिबल लाइट बट ऑल्सो अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड। तो ये तीनों का यूज़ करके हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करता है। और सेकंड है, इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। अगेन दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। तो वायरलेस है और सेवरल टाइम्स फास्टर है देन वाईफाई। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और इसका आंसर आपका सी होगा, बोथ 1 and 2. So we have completed these 5 questions, and in the next video we are again continue and complete another set of 5 or 6 questions. ऐसे करके हम पूरा 2016 का प्रीलिम्स सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप 14 और 15 का प्रीलिम्स के वीडियोस देख सकते हैं, और 17 भी मैं एक एक वीडियो करके उठाने वाला हूँ जल्दी। So that will be done. Thank you.